नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंथन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, आइए आज हम फिर एक नए सेशन के साथ में उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को एग्जाम्स में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, बताइए। ऊष्म व्यंजन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, बताइए। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन के बारे में आप लोग पढ़े हैं? पढ़े हैं तो बताइए। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु, ठीक, वायु, ठीक है, वायु मुंह से रगड़ खाकर ऊष्मा या गर्मी पैदा करता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन करते कहते हैं। मतलब क्या हुआ डिफिनेशन? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुंह में रगड़ खाकर ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी में बताइए कितने ऊष्म व्यंजन हैं? तो 4 ऊष्म व्यंजन हैं। कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, 4 ऊष्म व्यंजन हैं। एक मिनट, कौन कौन से हैं? 4 ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ठीक है, देखते हैं। तो शा, शा, ठीक है, शा हो गया, ये वाला शा हो गया, ठीक है, दंत शा हो गया और हा हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछ लिया है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, या ला शा ना, ठीक है, ठीक है, नहीं सही पूछा है, क्वेश्चन सही पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन सही पूछा हुआ, देख लेते हैं। ठीक है, यानी या नहीं होगा, ला नहीं होगा और शाह है। ठीक है, शाह होगा नहीं, ठीक है, शाह होगा नहीं, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि समझ गए ना आप? ठीक है, यानी शाह, ठीक है, यानी मूर्धन्य शाह, दंत शाह और तालुब शाह, ये तीनों, और हा, ये 4 जो शब्द क्या हैं, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सदाचार की सही संधि विच्छेद क्या है? सदाचार की सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए। सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, सत प्लस आचार कि सदा प्लस चार, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा सटीक? इसका सटीक उत्तर होगा दोस्तों सत प्लस आचार। सत में हलंत रहेगा और प्लस आचार, ठीक है, प्लस आचार, तो क्या बन जाएगा? सदाचार बन जाएगा। सदाचार कौन सा संधि है? तो दोस्तों कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये व्यंजन संधि है। इसका नियम क्या है? इसका नियम है, यदि किसी वर्ग के, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई स्वर या तीसरा चौथा वर्ण आए, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए ता, आधा ता प्लस आ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अधत्ता प्लस आ बन जाएगा दा, ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो सत प्लस आचार सदाचार हो जाता है। ठीक है, सत प्लस आचार सदाचार हो जाता है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। इस नहीं पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, नहीं और हाँ, इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना छीड़ हो जाती है अगर आप ध्यान देते हैं। तो बताइए, क्ष, त्रा, ज्ञा, ड़, तो इसमें क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्ष है, त्रा है और ज्ञा है, तो जो ड़ा है दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, कौन कौन से व्यंजन होते हैं जो है संयुक्त? तो 4 व्यंजन होते हैं दोस्तों, याद रखिए 4 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया छ, एक तो हो गया त्रा, और एक क्या हो जाएगा? ज्ञा, और एक और है दोस्तों, एक और है श्रा। ठीक है, तो ये 4 हो गए। ठीक है, श, त्रा, ज्ञा और श्र, ये 4 हैं। ठीक है, ये 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है,
ये दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। और जो अड़ा है, ध्यान दीजिए, जो अड़ा है वो क्या है, एक स्वतंत्र मूर्धन्य पंचम अक्षर है, व्यंजन है मतलब, ठीक है, अक्षर यानी जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। एक तो पहली चीज़ है, अड़ा क्या है, एक व्यंजन है और पंचम अक्षर है, यानी एक स्वतंत्र मूर्धन्य, मूर्धन्य पंचम यानी पांचवा अक्षर है, तो अड़ा नहीं होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लगातार जो पूछा जाता रहा है, ठीक है। बताइए, महोत्सव, महोत्सव की संधि विच्छेद क्या है, महोत्सव की संधि विच्छेद क्या है, महाप्लस उत्सव, महाप्लस उत्सव, महोप्लस उत्सव कि महाप्लसोत्सव, बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये महाप्लस उत्सव, यानी ये कौन सी बताइए संधि है, पहले तो संधि की पहचान कीजिए, गुण संधि है। अब गुण संधि है तो गुण संधि की डिफिनेशन क्या होती है, गुण संधि, ठीक है, गुण स्वर जो यानी स्वर संधि के भेद है गुण संधि, तो गुण संधि का डिफिनेशन क्या होता है, इसका नियम ये होता है कि यदि यदि आ या आ के बाद ई, ई, ए, ऊ और ओ, री आए तो, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अलग अलग जो क्या कहते हैं उसके लिए, ठीक है, शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आ और आ के बाद में ई और ई आए तो क्या बन जाता है, तो क्या हो जाता है, ठीक है, आ या आ के बाद में ई या ई आए तो ए उ रू आए तो वो तथा री आए तो अर हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि अर हो जाता है, ठीक है, अर हो जाता है। तो यहाँ जो महा प्लस सो, तो ओ यानी मिलकर, यानी कि ओ प्लस ओ मिलकर, आ प्लस ओ मिलकर ओ हो जाता है, आ प्लस प्लस आ प्लस ओ मिलकर ओ हो जाता है, तो महोत्सव बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से डिफिनेशन है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है, चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है, यहाँ समास है, किस समास का उदाहरण बताइए, चतुर्भुज, द्विग समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास कि द्वंद्व समास, चतुर्भुज बताइए। चतुर्भुज अपने आप में क्या है, बहुव्रीहि समास है, कैसे है, ठीक है। चतुर्भुज का अर्थ क्या है, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात चार भुजा किसके पास में है, तो विष्णु के पास में है, किसके, विष्णु, विष्णु के पास में है चार भुजाएं, ठीक है। होता क्या है डिफिनेशन, जहाँ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ, ठीक है, या संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। हालांकि यदि विकल्प में बहुव्रीहि ना होता तो क्या हो जाता, ध्यान दीजिएगा, द्विग समास हो जाता, क्या हो जाता, द्विग समास हो जाता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे बहुव्रीहि प्राथमिकता देना ज़्यादा उचित होगा, ठीक है, तो BC हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, अनैतिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए, अनैतिक में, अनैतिक है शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए, प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग यानी जो मूल शब्द के जो पहले आ जाए लगे तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो मूल शब्द के बाद में लगे तो उसको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय का पार्ट जो है UPPCS में भी मेंस में जुड़ा हुआ है, 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 10 नंबर का, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अनैतिक शब्द का मूल शब्द क्या होगा, नैतिक में अन, अन लग जाएगा, अन और भी हलंत रहेगा, अन प्लस, ठीक है, अन हो जाएगा, नैतिक, ठीक है, नैतिक, अनैतिक हो जाएगा, अन, यहाँ पे अन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यथाशक्ति, यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है, बताइए, द्वंद्व समास का, अव्ययी भाव समास का, तत्पुरुष का, कि क्रमधार है, बताइए। तो इसका जो बी ऑप्शन है, देखिए ध्यान से, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, यानी जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, फर्स्ट जो प्रधान जो पद होता है वो प्रधान होता है, नहीं, ठीक है, मेन होता है, ठीक है, तथा पूरा पद भी क्रिया विशेषण अवयवों की तरह कार्य करता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति, यथाशक्ति का विग्रह
क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है, अनुसार, ये हो जाएगा, ठीक है। यथा, जिसमें यथा क्या है, एक अव्यय है, यथा ये एक अव्यय है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। मित्रता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए मित्रता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, प्रत्यय पूछा है, मित्रता में क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइए। मित्र क्या है, मूल शब्द या संज्ञा है, मित्र, ठीक है। अब मित्र मूल शब्द या संज्ञा अंत में ता जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, ता जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा, जिससे क्या ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। मित्रता क्या है, अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा भी है, भाववाचक संज्ञा भी है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, बचपन कौन सी संज्ञा है, बताइए बचपन जो है कौन सी संज्ञा है, यहाँ संज्ञा के बाद बचपन कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक, बताइए बचपन कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि व्यक्ति जो है, बचपन जो है क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा है, क्या होगा, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बचपन शब्द क्या दिखाता है, किसी अवस्था, ठीक है, गुण या भाव को दर्शाता है, ये तीनों दर्शाता है, अवस्था, गुण या भाव, तीनों को दर्शाता है। बच्चा से बचपन बना, किससे बना, बच्चा से बचपन बना, अतः भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ठीक है, कौन सी है, शुद्ध वर्तनी पूछा है दोस्तों, कौन सी है बताइए। उज्ज्वल, 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 ऐसे क्वेश्चन लगातार जो है आर ओ पी, पी टी, मेन्स, ठीक है, पूछा गया है, और बहुत सारे एग्जाम्स में जो है यूपी ट्रिपल एस सी के मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे गए हैं लगातार, तो ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, इस तरीके से ये शुद्धि में आता है, तो ध्यान दीजिएगा इसका। इस उज्ज्वल में वो आधा जा, फिर आधा जा, वा और ला, ये डबल आधा जा है, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मानक हिंदी वर्तनी के अनुसार उज्ज्वल में दोनों जा जो है, ठीक है, उत प्लस ज्वल, ठीक है, उत प्लस ज्वल, जो दोनों जा है यानी आधे, उत, सॉरी, उत प्लस ज्वल, ठीक है, लिखे जाते हैं, जो कि विकल्प में पूरी तरीके से सही है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है, बताइए लोहा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक, ठीक है, तो बताइए लोहा क्या है, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, ध्यान दीजिएगा, धातु, सामग्री, सामग्री या कोई द्रव्य का बोध होता है, द्रव्य का बोध होता है, तो उन्हें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। लोहा एक धातु है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है, के अंतर्गत आता है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निराशा का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए निराशा का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए निराशा का विलोम शब्द क्या होगा, निराशा का विलोम शब्द क्या होगा, तो विश्वास नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, हर्ष नहीं होगा, तो निराशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आशा हो जाएगा, निराशा का विलोम शब्द आशा हो जाएगा। देखिए निह, निह प्लस आशा, ठीक है, अगर इसको तोड़ कर देखेंगे, निह प्लस आशा, ठीक है, तो निराशा का विपरीत जो विपरीतार्थक जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आशा हो जाएगा, निह प्लस आशा, ठीक है, निराशा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है, देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, चुनिए, ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चुनाव करना, बताइए दायित्व, दायित्व, दायित्व तो सभी है, तो बताइए ये सही है, नहीं गलत है, बी ये भी गलत है, ठीक है, डी ये भी गलत है, दायित्व, दायित्व यही सही है, जैसे उत्तरदायित्व लिखना है तो क्या लिखेंगे, उत्तर दायित्व, ऐसे लिखा जाएगा,
ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। बताइए, एक कंडीशन है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। तो इस तरीके से क्या दिखाता है ये, मतलब परिश्रम, जो वही, इस तरीके जो शब्द हो, जो करेगा वही भरेगा। तो इस तरीके से अगर शब्द हो तो ध्यान दीजिएगा क्या हो सकता है। जो भाव इस तरीके से अगर निकले, मतलब तो क्या बनेगा, संबंध वाचक बनेगा। संबंध वाचक बनेगा, प्रश्नवाचक तो बिल्कुल नहीं बनेगा, निश्चयवाचक बिल्कुल नहीं बनेगा, निश्चयवाचक भी नहीं बनेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है संबंधवाचक का, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ संबंध का बोध कराता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, जो, सो, देखिएगा इस तरीके से शब्द आ जाए, जो, सो, ठीक है, जो, सो, और क्या आ जाए, वैसी। ये सब शब्द इंपॉर्टेंट समझना। वैसी, वैसी, वैसी जैसी, जैसी वैसी, वैसी जैसी ऐसे, जो या वही। देखिए, जो वही, जो सो, वैसी जैसी, इस तरीके जब शब्द आ जाएं तो आप समझ लीजिए संबंधवाचक, ठीक है, सर्वनाम की ओर इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं ध्यान से। देखिए, दुग्ध का तद्भव शब्द कौन सा है, बताइए। दुग्ध दिया है, दूध, दूध अपने आप में क्या है, आप लोग दूध लेने जाते होंगे तो दूध नहीं लिखा रहता है। ठीक है, मदर डेयरी का या अमूल का, तो उस पर दूध लिखा रहता है। तो दूध जो अपने आप में, ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन देखिए, अपने आप में क्या है, ये तद्भव है और दूध है तत्सम। ठीक है, दूध है तत्सम। तत्सम क्या होता है, तत्सम संस्कृत शब्द है, संस्कृत का मूल। ठीक है, संस्कृत का जो शब्द होते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं। यानी दूध एक तत्सम संस्कृत का मूल शब्द है। ठीक है, संस्कृत का मूल शब्द है, यानी संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत साहित्य में जो मूल शब्द लिखे होते हैं वो शुद्ध रूप से काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं वे तत्सम है, वे तत्सम है। ठीक है, और उसी का विकृत या विकरण जो विकार रूप या विकृत रूप जो होता है, जो हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं, वो होते हैं तद्भव। तो दुग्ध जो है अपने आप में तत्सम है, और दूध हम बोलचाल की भाषा में, हिंदी साहित्य में, हिंदी ठीक है, भाषा भाषी क्षेत्र में इसको प्रयोग करते हैं। तो दूध क्या है, अपने आप में तद्भव है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कोई दरवाजे पर खड़ा, देखिए यहाँ निश्चित नहीं है, यहाँ कोई क्या है, कौन सा सर्वनाम। स्वाभाविक सी बातें हैं, छोटा बच्चा का दरवाज़ा खोलता है, ठीक है, और माँ पूछती है पीछे से कि बेटा कौन है। तो अगर बच्चा उसको पहचान नहीं रहा है उस व्यक्ति को, तो क्या कहेगा, माँ कोई दरवाजे पे खड़ा है, कोई दरवाजे पर या दरवाजे के पास खड़ा है। ठीक है, ऐसे कहेगा, ठीक है, के पास खड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब क्या हुआ, निजवाचक होगा नहीं, पुरुषवाचक होगा नहीं, प्रश्नवाचक होगा नहीं, तो अनिश्चयवाचक। अगर जो उस व्यक्ति को बच्चा समझता है कि वो चाचा हैं, ताऊ हैं, तो उसका नाम लेकर या कुछ इस तरीके से इंडिकेट के बताता है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो जाते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अवनति का विलोम क्या होगा, बताइए अवनति का विलोम क्या होगा, बताइए अवनति। अवनति अपने आप में क्या है, अपोजिट शब्द है, उल्टा शब्द है अवनति, यानी पतन की ओर दिखाता है। अवनति का शुद्ध अर्थ क्या कह सकते हैं, पतन। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अवनति का मतलब पतन ही होता है, तो पतन वैसे भी नहीं होगा। अब देखिए विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि हमको उसका उल्टा लेना है, तो पॉजिटिव में जाएगा, तो या तो विकास होगा या तो उन्नति होगा। तो हम रिदमिक में जाते हैं, रिदमिक
कीवर्ड्स को या वर्ड्स को पकड़ते हैं, जैसे अवनति उन्नति, यानी ठीक है, उस बिरादरी को पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे उन्नति हो जाएगा, अवनति का उन्नति हो जाएगा, अवनति का उन्नति हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। अवनति का अर्थ हो गया पतन या गिरावट, और इसका सटीक विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उन्नति। अगर उन्नति नहीं दिया है तो विकास या प्रगति भी हो सकता है। एक ही शब्द के कई विलोम शब्द हो सकते हैं। अवनति का उन्नति भी हो सकता है, विकास भी हो सकता है और प्रगति भी हो सकता है, लेकिन अगर इन तीनों में चुनाव करना है तो हम उन्नति का चुनाव करेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अग्नि, अग्नि का तद्भव शब्द कौन है। कन्फर्म हो गया कि अग्नि अपने आप में क्या है, अग्नि अपने आप में क्या है, अपने आप में तत्सम है। आप खुद सोचिए, तत्सम। कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता अग्नि जलाओ, जनरली नहीं कहा जाता अग्नि जलाओ, या लेकिन जब कभी वो जैसे अग्नि कांड हो गया, ठीक, अग्निशमक यंत्र हो गया, तो वहाँ पे शुद्ध रूप से संस्कृत शब्द का प्रयोग किया था। हम सामान्य रूप से कहते हैं अग्नि का, यानी सामान्य रूप में क्या अग्नि का तद्भव क्या बोलते हैं, वही तद्भव होता है जो आम बोलचाल की भाषा में होती है, हिंदी में प्रयोग होता है, वो आग होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आग। अग्नि गलत होगा, अनल गलत होगा, दधक गलत होगा, ठीक है। तो ये गलत, ये गलत और ये गलत, बी सी डी गलत है, जो ऑप्शन ये है वही सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए। दांत खट्टे करना एक मुहावरा है, दांत खट्टे करना का क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मुहावरा में जैसा शब्द होता है, सेंटेंस होता है, वैसे उसका अर्थ नहीं निकलता, उसका कुछ अलग अर्थ निकलता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है अपने आप में खारिज हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दिया रहे तो एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके पहले ही काट दीजिए, ठीक है। बी देखते हैं, बुरी तरह परास्त करना। सी देखते हैं, अपमान करना। डी, क्रोधित करना। तो दांत खट्टे करना का सीधा सा अर्थ है, ठीक है, क्या है, बुरी तरह परास्त करना, ठीक है, बुरी तरह नहीं, जैसे होता नहीं कि दुश्मनों, ठीक है। हाँ, भारतीय सैनिक ने, ठीक है, कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। इस तरीके से वाक्य प्रयोग भी आप करके देख सकते हैं, ठीक, प्रयोग करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए। घर का भेदी, देखिए, घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। देखिए, कहीं ना कहीं जो लोकोक्ति बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, प्रचलित होती है। तो चूंकि हुआ क्या, सुग्रीव ने क्या किया, सुग्रीव ने क्या किया, ठीक है, भेद राम को दे दिया। किसका भेद, रावण का, राम को दे दिया रावण का भेद, ठीक, या लंका का भेद। तो उन्हीं के नाम पर एक लोकोक्ति प्रचलित हो गई, घर का भेदी लंका ढावे। लेकिन अब इसका शुद्ध अर्थ है यही नहीं निकलेगा कि जो है सुग्रीव ने चीज़ें, मतलब सुग्रीव ने किए, क्या नाम है, रावण का राम को पता दे दिया या भेद दे दिया। इसका कुछ अलग अर्थ निकलेगा जो हम बोलचाल की भाषा में या आम जीवन में, जन जीवन में उसको प्रयुक्त करते हैं। जैसे शत्रु से हानि होना, ठीक है, ये नहीं होगा। शत्रु से हानि होगा, ये नहीं होगा। अधिक धन खर्च करना होना, ये भी नहीं होगा। परिवार में झगड़ा होना, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी देखिए, अपने ही व्यक्ति द्वारा नुकसान होना, देखिए ये चीज़ किसी पे भी लागू हो सकता है, किसी पार्टी विशेष से हो सकता है, आम जनजीवन में आप लोगों के आसपास में, दोस्तों के बीच में हो सकता है, परिवार में हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अपने ही व्यक्ति द्वारा नुकसान होना, ठीक है, अपने ही व्यक्ति द्वारा नुकसान होना, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए, जो कभी नहीं मरता, ध्यान दीजिए, कभी नहीं मरता, उसके लिए एक शब्द क्या है, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अनेक शब्दों, ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका क्या अर्थ होगा, बताइए क्या अर्थ होगा। अजर, अमर, अमृत या विनाशी, ठीक है। सीधा सा क्लियर इसका अर्थ हो जाएगा, जो कभी नहीं मरता वो अमर है, और जो मर जाता है वो मर ही जाता है। तो जो कभी नहीं मरता, तो आप एक रिदमिक वर्ड्स को पकड़िए और सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। आप ये कह सकते हैं
बिरादरी को पकड़ लीजिए, मर अमर, मर अमर, तो इस तरीके से जो कभी नहीं मरता नहीं अमर, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द के अंतर्गत जो कभी नहीं मर रहा है, ठीक है, उसे अमर कहते हैं। जबकि जबकि ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होगा अजर का, अजर का बताइए, जो जर्जर ना होगा ना, जीर्ण शीर्ण अवस्था, जर्जर अवस्था, तो जर्जर ना हो, तो यहाँ जर्जर ना होने का सेंस क्या है, ठीक है, बूढ़ा ना होना। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि हम बूढ़ा नहीं हो रहे, जैसे मान लीजिए, ठीक है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं कि वो बूढ़ा ना हो, ठीक है, हमेशा जवान रहे, तो उस तरीके से वो अपने आप को अजर करने में लगे रहते हैं। ठीक है, हालांकि ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, प्रकृति का अपना नियम है, जो कभी नहीं मरता है वो अमर हो गया, जो कभी जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर कहेंगे, जो बूढ़ा ना हो कभी वो उसे अजर कहेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिए, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न ये है कि यदि वर्षा होगी तो हम घर पर रहेंगे। अब बताइए, इसका मतलब हो जाए वर्षा होने के बाद में हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये कंडीशन होगी। यदि, यदि और तो, ये कंडीशन दिखाता है, ठीक, ये कंडीशन दिखाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये क्या सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि विधानवाचक है। इस तरीके से जब कंडीशन हो जाए, यानी कह सकते हैं जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक हो और अन्य आश्रित उपवाक उस पर निर्भर हो, यदि, तथा, तथा जो, यदि तो, क्योंकि, जो आदि से जुड़े हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। यहाँ दूसरा उपवाक पहले पर शर्त के रूप में आश्रित है, यानी पहला देखिए, यदि वर्षा होगी तो हम घर पर रहेंगे, वर्षा नहीं होगी तो घर पे नहीं रहेंगे, बात समझे। तो इस तरीके से एक पहले सेंटेंस पे, पहले सेंटेंस या पहले वाक्य पे दूसरा वाक्य जो होता है, इन उपवाक, पहले उपवाक्य पे दूसरा उपवाक निर्भर होता है, और जो पहला उपवाक होता है वो प्रधान होता है। अब यहाँ वर्षा जो है जिसमें होगा वो प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो प्रधान होने के नाते ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रधान पे सेकंड वाला उपवाक निर्भर करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन हम ध्यान से देखते हैं। बताइए, आप लोगों को अगर पता होगा तो बताइए, पता होना ही चाहिए इस तरीके से क्वेश्चन। कामायनी के रचयिता कौन कौन है, कौन है बताइए, कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि रामधारी सिंह दिनकर है कि महादेवी वर्मा है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो सीधा सा जवाब है कि कामायनी की रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। कामायनी हिंदी साहित्य के छायावाद, ध्यान रखिएगा, छायावाद, छायावाद, महादेवी वर्मा भी छायावादी युग से थे। ठीक है, छायावाद युग के महान कवि, महाकवि जो है, महान कवि, महाकवि जो माना जाता है, ये इन्हें जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह अत्यंत जो है प्रसिद्ध क्या है, अपने आप में कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए, राम बाजार गया, देखिए, राम बाजार गया और फल खरीद लाया। देखिए, अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक तो पहले राम बाजार गया, फिर वहाँ पे रुका मार्केट में, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं जुड़, क्या जुड़ा, फल खरीद लाया, फल खरीदा उसने। तो और शब्द अगर लगा है दो सेंटेंस के बीच में, और शब्द लगा है, यानी जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों, जो कि स्वतंत्र उपवाक्य हैं, ठीक, किसी संयोजक से, जैसे और एवं और कैसे, लेकिन, ऐसे लेकिन, और एक शब्द है लेकिन, किंतु, द्वारा जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ और योजक से दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े हुए हैं। जी, और योजक यानी और अपने आप में योजक है, दो स्वतंत्र जो है वाक्य जुड़े हुए हैं। राम बाजार गया, एक अपने आप में एक उपवाक्य है, स्वतंत्र उपवाक्य है, फल खरीद कर लाया दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य। अगर यही एक पे दूसरा निर्भर करता तो मिश्र वाक्य हो जाता, लेकिन दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं और से ऐड होता है, तो इसलिए यहाँ पे संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जो सब कुछ जानता है, देखिए, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? ज्ञानी, सर्वज्ञ, विद्वान, विज्ञ। बताइए। ज्ञानी, जो ज्ञानी हो, ज्ञान अर्जित करता है उसे ज्ञानी हो गया। विद्वान, विज्ञ उस सेंस में नहीं होगा। सब की बात कर रहा है, देखिए सब, सब जो होगा सब जानने वाला और सर्वज्ञ होगा। क्या होगा? सर्वज्ञ होगा, ठीक है। वो सर्व यानी सब या ज्ञान। सर्व, देखिए सर्व मतलब क्या होता है? सर्व मतलब, सर्व मतलब क्या होता है? सब। क्या होगा? सब। और ज्ञान मतलब ज्ञानी, ठीक है, यानी जानने वाला, ठीक है। सर्वज्ञ यानी सब ज्ञान और जानने वाला। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रश्मि रथी के रचयिता कौन है? बताइए। हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, बताइए कौन है? तो बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। मैं एक सेकंड, कुछ सेकंड रुक जाता हूँ, आप लोग बताइए। बच्चन जी होंगे कि दिनकर होंगे कि पंत जी होंगे कि निराला? तो बी ऑप्शन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मरथी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित क्या है? कर्ण के जीवन पर। ध्यान देखिए, कर्ण के जीवन पे, के जीवन चरित्र पर आधारित एक क्या है? प्रसिद्ध खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य, खंड काव्य, ठीक है। तो ये मेरा हम लोगों का, ठीक है, आखिरी सवाल था, ठीक है। ये भी ख़त्म होता है। हम लोगों ने 26 क्वेश्चन को देखा, ठीक है। 26 क्वेश्चन के साथ साथ में कुछ और भी क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ में, उसके डिफिनेशन के साथ में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया, ठीक है। इस तरीके से ज्ञान मंथन पाठशाला से आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। लगातार लगातार जो है आप लोगों को प्रैक्टिस हिंदी का कराया जाएगा, और हिंदी से रिलेटेड, चाहे यूपीपीसीएस का सी सेट हो या यूपीपीसीएस का मेंस या आर ओ, ठीक है, लोअर पीसीएस या यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो कराता है, या अदर्स स्टेट की जो भी हिंदी, ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में जुड़ा हुआ है, वो सारे के सारे यहाँ से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ में फैक्चुअल जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहेगी। इस तरीके से क्या कहते हैं, आप लोग, ठीक है, नॉलेज के साथ साथ में एग्ज़ाम और तैयारी भी होती रहेगी और एग्ज़ाम क्लियर भी होते जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने इतना समय दिया, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले, ठीक है, श्रृंखला के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।